हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के पोइट्री सेक्शन में, जो हमने नेक्स्ट जहां पे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, इससे पहले हम आपको इंडियन इंग्लिश पोइट्री पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। इंडियन इंग्लिश पोइट्री में हमने ये सभी राइटर्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमने अमेरिकन पोइट्री में भी ये सभी राइटर्स पढ़ लिए हैं और आज जहाँ हम मूव करने वाले हैं वो हमारा है ब्रिटिश पोइट्री। अब हम ब्रिटिश पोइट्री पढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा कराया जाए। तो ब्रिटिश पोइट्री में जो है जॉन कीट्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट और इजी को सबसे पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाता हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में जॉन कीट्स के बारे में, इनकी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी और वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जॉन कीट्स से रिलेटेड वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो इनके कुछ खास वर्क हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। और सेकंड वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जिसके थ्रू जो है इनकी पोएम से रिलेटेड लाइन्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, जिससे कि आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ट्रिकी जो है सेंस में आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करने में कंजूसी ना दिखाएं। लास्ट वीडियोज़ में आपके कमेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमें काम करते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। जॉन कीट्स जो है हमारे आज के टॉपिक रहेंगे, जो कि हमारे ब्रिटिश पोइट्री का टॉपिक जो है पहला है। हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। आज इनकी स्टार्टिंग में हम फर्स्ट इनकी 2 पार्ट जरूर आएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी इनके वर्क्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि, और ख़ास तौर पर अगर यूके ट्रिपल एससी एलटी एग्जाम हो रहा है या फिर उत्तराखंड में एलटी एग्जाम हो रहा है, जॉन कीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए पेपर में, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि एक रोमांटिक पोइट थे इंग्लिश के। ही इज़ रिगार्डेड एज द रोमांटिक पोइट ऑफ सेकंड जनरेशन। इनको सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट की कैटेगरी में माना जाता है। इनके साथ साथ ही शैले और जो बायरन है, जो कि इनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ साथ इनको भी जो है सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनका जो बर्थ प्लेस है वो है मूरगेट, नाउ कॉल्ड फिन्सबरी, लंदन में पैदा हुए थे। डेट जरूर याद रखने, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। 31 अक्टूबर 1795 में जो है इनका बर्थ हुआ था। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आज का पॉइंट वाइज ही मैंने आपको चीज़ों को बताने की कोशिश की है। आप इंटरेस्ट लेके ज़रूर इनको पढ़िएगा। डेथ जो है इनकी रोम में 23 फरवरी 1821 में हुई थी। तो याद रखिएगा जो है 1795 और 1821, ये 2 डेट्स आपको ज़रूर याद रखनी है। 25 साल 4 महीने की एज में इनकी जो है डेथ हो गई थी। और इनको जो बरीड किया गया था, ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में किया गया था। इनका जो अंतिम संस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कीट्स वॉज द सन ऑफ लिवरी स्टेबल कीपर। इनके फादर जो एक स्टेबल कीपर थे, ठीक है, फिन्सबरी पेवमेंट में। हिज फादर नेम इज़ टॉमस कीट। इनके फादर का नाम जो है वो टॉमस कीट था। हिज मदर नेम इज़ फ्रांसिस कीट्स। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न प्रीमेच्योरली। तो प्रीमेच्योरली जो है इनका बर्थ हुआ था, यानी जो एक आइडियल जो टाइम पीरियड होता है बच्चे के बर्थ का 9 मंथ का, उससे पहले ही जो है ये पैदा हो गए थे। और यहाँ कहा जा सकता है कि बचपन में जब ये पैदा हुए तो थोड़े कमज़ोर थे, तो प्रीमेच्योर इसलिए यहाँ पर कहा गया। जॉन कीट्स लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 9। जब ये 9 साल के थे तो फादर को खो बैठे, यानी इनके फादर की डेथ हो गई। और जब ये 15 ईयर के हुए तो इनकी मदर की भी डेथ हो गई, यानी फादर और मदर काफ़ी अर्ली एज में इनके जो एक्सपायर हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एजुकेशन जो है इन्होंने जॉन्स क्लार्क स्कूल, इनफील्ड, गाय हॉस्पिटल, लंदन, इन जगहों से जो है इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। चार्ल्स काउडेन क्लार्क, द सन ऑफ हिज ट्यूटर, अराउज हिज लिटरेरी टैलेंट। और जो चार्ल्स काउडेन है, ठीक है, ये याद रखना, चार्ल्स काउडेन क्लार्क, ये इंपॉर्टेंट जो है नेम है। ये इनके ट्यूटर के सन थे, यानी जिन्होंने इन्हें पढ़ाया था उनके सन थे। उन्होंने इनकी लिटरेरी टैलेंट को जो है अराउज किया, यानी उसे उठाया, उसे बढ़ावा दिया, ठीक है, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, या फिर उनको जो है एडवाइस की। जॉन कीट्स वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। ये एक मेडिकल स्टूडेंट थे गाइज हॉस्पिटल में, जो कि 1815 में, यहाँ पर हॉस्पिटल आ रहा है तो, लेकिन ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से ये मेडिकल कोर्स कर रहे थे, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे इनकी जो रुचि है, वो रुचि जो है वो लिटरेचर की तरफ चली गई। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय ली हंट एंड बायरन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है इंस्पायर हुए थे ली हंट और बायरन से। आज का नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हिज फादर टॉमस कीट्स डाइड फ्रॉम स्कल फ्रैक्चर।
तो इनके जो फादर हैं उनकी मौत स्कल फ्रैक्चर से हुई थी, सफर्ड व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, जब अपने घोड़े से गिर गए थे, ठीक है, उसके बाद स्कल फ्रैक्चर हो गया था उनका, इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। जॉन कीट्स डाइड इन रोम, इनकी मृत्यु जो है रोम में हुई, ये रिपीटेड हो रहा है 23 फरवरी 1821 इन द लैप ऑफ हिज फ्रेंड्स सेवरन एंड वॉज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। द मेन कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज कंजम्पशन यानी ट्यूबरकुलोसिस, जो है टीबी की वजह से जो है जॉन कीट्स की जो है डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है, टीबी की वजह से जो है इनकी डेथ हुई। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हुई थी। ही रॉट हिज फर्स्ट पोएम, इनकी जो फर्स्ट पोएम थी उसका नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1814 में आई थी जब वो 19 साल के थे, ठीक है। इन डेट्स को आपको याद रखना है, जब वो 19 ईयर के थे 1814 में, उस वक्त एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर उनकी फर्स्ट पोएम उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है 1816 जॉन कीट्स रिसीव्ड हिज एपोथेकेरीज लाइसेंस। एपोथेकेरीज लाइसेंस जो कि एक मेडिकल लाइसेंस या सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू कोई भी मेडिकल की शॉप वगैरह खोल सकता है, ठीक है, तो वो इनको मिला था 1816 में। द सेम ईयर ली हंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड, और उसी साल ली हंट ने इनका एक सोनेट ओ सॉलिट्यूड जो है वो पब्लिश किया था, और वो किस में किया था, मैगजीन थी एक जिसका नाम था दी एग्जामिनर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला कि ओ सॉलिट्यूड क्या था, एक सोनेट था, सॉलिट्यूड एस से स्टार्ट है, सोनेट भी एस से है, तो ओ सॉलिट्यूड क्या है, सोनेट, ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है, आइडिया लगाना। देखो सोनेट के इसमें सॉलिट्यूड में एस ओ आ रहा है और सोनेट में भी एस ओ आ रहा है, तो सोनेट यानी सॉलिट्यूड सोनेट, ठीक है, ऐसे करके आप याद करिएगा, याद भी हो जाएगा। दी एग्जामिनर जो है मैगजीन में आया था, किसने पब्लिश किया था, ली हंट ने, किसका था, कीट्स का। इट वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क, तो ये पहला प्रिंटेड वर्क था जिसका प्रिंट आउट निकला, ठीक है, प्रिंट किया गया। इन 1817 केम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स, ठीक है, इन अप्रैल, जो कि इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है वो 1817 में आया और अप्रैल के मंथ में। तो 1818 में एंडीमियम जो है वॉज पब्लिश्ड, 1818 में जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है एंडीमियम, उसे पब्लिश किया गया, और किसके द्वारा, टेलर एंड हैरिसी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इन सितंबर 1818 कीट्स मीट फैनी ब्राउनी, फैनी ब्राउनी से जो है इनकी मुलाकात हुई 1818 में, ठीक है, लव अफेक्शन वगैरह इनके साथ हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑर्ड्स हैं इनके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं, जो कि 1819 में जो है रॉट किए गए और 1820 में सभी जो हैं पब्लिश किए गए थे। तो देखिए ऑड ऑन अग्रीशन ऑन, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू ऑटम, ऑड ऑन इडोलसेंस, ऑड ऑन मेलनकली, ऑड टू साइकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। सारे ऑड जो हैं ये जॉन कीट्स ने लिखे हुए हैं। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि आप एक बार ऑड टू नाइटिंगेल, एशियन अर्न, ग्रीशियन अर्न और ऑड टू ऑटम और ऑड टू मेलनकली, ऑड टू साइकी को पढ़ भी ज़रूर लें, इसकी रीडिंग लगा लें, क्योंकि इनमें से कई सारी लाइंस पूछी जाती है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को ट्रिक के थ्रू कैसे याद करोगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके इस पार्ट में अच्छे रिस्पॉन्स आने इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम मेहनत करें तो कहीं ना कहीं हमें भी मन करता है कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, हम आपको बेहतर कंटेंट दे पा रहे हैं, इसलिए। ऑड टू ऑटम वॉज द लास्ट टू बी रिटन, जो ऑड टू ऑटम है इनका लास्ट ऑड था, ठीक है, जो लिखा गया था। अब देखिए यहाँ एंडीमियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं। एंडीमियम इज़ द फर्स्ट लॉन्ग पोएम ऑफ कीट्स, सबसे पहली लॉन्ग पोएम है इनकी ये। एंडीमियम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ, ये ग्रीक मिथ से संबंधित है, ठीक है। एंडीमियम अ शेफर्ड, एंडीमियम कौन होता है, एक शेफर्ड होता है जो कि लव्ड बाय द नून, यहाँ पर मून होगा, नून की जगह मून गॉडेस, यहाँ गॉडर्स हो गया, गॉडेस होना चाहिए था, ठीक है, जो कि किसके प्रेम में पड़ जाता है, ये थोड़ी कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो गई है। एक शेफर्ड था कौन, एंडीमियम, जो कि प्यार में पड़ जाता है किसके, मून गॉडेस के। कीट कॉल्ड एंडीमियम पोएम, कीट जो है वो एंडीमियम पोएम के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखेंगे। क्या स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट ये देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है a trial of his power of imagination and of his invitations. Endymion poem was dedicated to Thomas Charton, ठीक है। तो थॉमस चार्टन को जो है, या थॉमस चार्टन को जो है, ये इन्होंने क्या किया गया, यहाँ एस लगा दीजिएगा प्लीज़, थॉमस है। तो जो एंडीमियम जो इनकी पोएम है इसे इन्होंने थॉमस चार्टन को जो है क्या किया था,
उनको डेडिकेट किया था। और इसमें इन्होंने इनके लिए एक लाइन बोली है, अ टेस्ट इज़ अ ट्रायल ऑफ हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड हिज इन्वेंशंस। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एंडेमियम वॉज अटैक्ड बाय द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। ये दो मैगजीन हैं जिन्होंने इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया था, किसको, एंडेमियम को। तो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त निराश और हताश हो गए थे जॉन कीट्स, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वर्क्स को लिखना नहीं छोड़ा। लेकिन इन दोनों ने जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे डिप्रेस किया था, इसे क्रिटिसाइज़ करके उनके इस वर्क को। कब आया था, 1818 में, ठीक है। मून गॉडेस के लव के बारे में बात की गई है, और जो एंडेमियम है वो एक शेफर्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, एंडेमियम इज एंडेमियम्स ओपनिंग लाइन। इसके ओपनिंग लाइन क्या है, यानी एंडेमियम जब शुरू होता है तो इसकी स्टार्टिंग की लाइन क्या है, इसकी स्टार्टिंग की लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। अगर मैं आपको बताऊं कि क्लास 12th में जो है ये पोएम पूरी लिखी हुई है, ठीक है। ये पूरी पोएम जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में है क्लास 12th में, तो आप अगर चाहो तो एक बार उसे देख सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा नेचर को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया कि नेचर के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से नेचर जो है हमें हेल्प करती है अच्छे सर्वाइवल के लिए। एंडेमियम इज़ एन हीरोइक कपलेट। तो एंडेमियम क्या है, एक हीरोइक कपलेट है। मैं आपको हीरोइक कपलेट, सोनेट, बैलेट सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल आप अभी याद रखिएगा कि एंडेमियम एक हीरोइक कपलेट्स है। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 25, ऑलरेडी बता चुका हूँ। जॉन कीट्स वॉज अ हेलेनिस्टिक पोइट। इनको हेलेनिस्टिक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ग्रीक स्टोरीज़ के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, ऐसे हेलेनिस्टिक इनको कहा जाता है। कीट इज़ नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट। हेलेनिक स्पिरिट के लिए, इनकी आत्मा को भी हेलेनिक बोला गया है, तो इसलिए जाने भी जाते हैं। कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इन हिज हेलेनिज्म। अपने हेलेनिज्म में वो ग्रीक के आर्ट को और वहाँ के कल्चर को डिफाइन करते हैं, इसलिए उन्हें उनके हेलेनिज्म में ये चीज़ें हमें देखने को भी मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ईयर 1819 वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर। तो उनकी लाइफ का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। पीबी शैली लिखते हैं इनके बारे में, इनकी एक फेमस पास्टोरल एलेजी जो है उन्होंने लिखी थी, एडोनीस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि 18-19 साल में इनकी जो लाइफ का सबसे कल्मिनेटिंग पॉइंट था, यानी जो है लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। तो मैं इसको आपको बोल रहा हूँ कि अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि उनका कल्मिनेटिंग या टर्निंग पॉइंट लाइफ का किस एज पे जो है आया था उनके जो है करियर में, तो 18-19। देखो सबकी लाइफ में 18-19 साल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 18-19 साल में इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाए, कुछ अचीवमेंट कर ले, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इससे आप याद रखना कि उनकी एज भी जो है 18-19 जो थी, मतलब 18-19 वाले जो ईयर है उनकी लाइफ का, वो काफ़ी ज़्यादा कल्मिनेटिंग रहा था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आप याद भी रखेंगे। वैसे आपको ये इंग्लिश के सारे वर्ड्स भी याद रखने हैं, जैसे कल्मिनेटिंग क्या होता है। कल्मिनेटिंग को कई बार एंड भी कहा जाता है, या कल्मिनेटिंग का मतलब होता है शिखर पे पहुंचना। तो जो उनका करियर है पीक पे जो है वो 18-19 पे पहुंचा था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीबी शैली ने जो है इनके लिए एक पास्टोरल एलिजी लिखी थी। एलिजी आपको पता होगा शोक गीत होता है जिसका नाम एडोनीस था, ठीक है। और वो जॉन कीट्स की डेथ पे इन्होंने लिखा था उस एलिजी को, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय कीट्स कंटेनिंग द पोएम हाइप्रिन। इनका जो थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है उसमें एक पोएम है हाइप्रिन। जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क, इनका जो पहला वर्क है वो क्या था, ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका सबसे पहला वर्क जो है ऑन लुकिंग एट द चैपमैन्स होमर है। ब्राइट स्टार इज द लास्ट वर्क ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का सबसे लास्ट वर्क कौन सा है, ब्राइट स्टार, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लास्ट में वो क्या बन जाता है, स्टार। तो इनका भी जो आखिरी वर्क था जॉन कीट्स का, क्योंकि लगभग ये 25 साल की एज में मर चुके थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो ये स्टार बन गए थे। तो ब्राइट स्टार इनका लास्ट वर्क था, ठीक है। देखो याद करने के लिए आप सोचिए कि जो भी आपको लगे कि जैसे भी आपको रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकें। कीट्स ने एक लाइन कही थी, पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड इफ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, ठीक है। जिस तरह से मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो नेचुरली आनी चाहिए, मतलब उसको मतलब पोएम्स जो हैं या कविताएं जो हैं, कविताओं को मतलब सोच सोच के नहीं बनाया जा सकता, वो नेचुरली अपने आप आती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन्हें नहीं आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ों में पत्ते नहीं आने चाहिए अगर वो फल नहीं देते, तो कुछ ऐसा उनका कहना था, ठीक है। कीट्स सेड शेक्सपियर एंड द पैराडाइज लॉस्ट एवरीबडी बिकम ग्रेटर वंडर्स, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट और शेक्सपियर जो हैं इन दोनों के प्रति सभी लोग काफ़ी ग्रेटर वंडर्स रहे टू मी, लेकिन इनके लिए आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक अ लवर। तो इन्होंने उसके जो फाइन फ्रेजेस हैं उन्हें इस तरह से पढ़ा जैसे कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के पत्रों को पढ़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस उसमें आए अच्छे अच्छे से उनको काफ़ी ज़्यादा ये
पढ़ा करते थे, रीड किया करते थे, देखते थे। कीट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इन 1817। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कीट्स जो है वो ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है इससे कौन जो है बिलोंग करता है, तो आपको पता रहना चाहिए नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, कीट्स कैपेबिलिटी, कीट्स कैपेबिलिटी। और इनकी लाइफ में नेगेटिव हुआ था क्योंकि इतना अच्छा वर्क्स वगैरह लिखे थे, 25 साल में मौत हो गई, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी थी इनकी लाइफ में, इसी वजह से 25 साल में कीट की डेथ हो गई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो कि 1817 में जो है इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को क्या किया था, मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक शेक्सपियर कीट ऑल्सो नो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो है वो ये भी जानते थे शेक्सपियर की तरह। एंडीमियम बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड लव्ड बाय मून गॉडेस, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, उन्होंने स्टोरी ग्रीक मैथोलॉजी से ली थी। हाइपरन इज एन इनकम्प्लीट एपिक पोएम बाय कीट्स, इंपॉर्टेंट है, हाइपरन जो है वो एक इनकम्प्लीट एपिक है इनका, जो कि कीट्स के द्वारा लिखा हुआ है। इजाबेला द पॉट ऑफ बेजिल, ये जो इनका वर्क है इस जॉन कीट्स, इसे नैरेटिव पोएम कहा गया, नैरेटिव पोएम थी इनकी ये। कौन? इजाबेला द पॉट ऑफ बेसिल जो है ये इनकी एक नैरेटिव पोएम थी। इट इज़ रिटन इन 1818 एंड पब्लिश्ड इन 1820, 1818 में लिखी गई थी, 1820 में पब्लिश हुई। इट्स स्टोरी इज़ फ्रॉम बोकासियोज डिकॉर्मेरन, ठीक है। इनकी जो है इनकी कहानी से लिया गया था, कौन सा? इजाबेला द पॉट ऑफ बेसिल, ठीक है। इनकी स्टोरी से मतलब मोटिवेट होके या वहाँ से जो है अभिप्रेरित होके वर्क इन्होंने लिखा था। और ये जो पोएम है ओटेवा राइमा में लिखी हुई है। इजाबेला जो है ये पोएम जो है ये किस में लिखी है? ओटेवा राइमा में लिखी हुई है। क्या होता है ओटेवा राइमा? सब कुछ बताया जाएगा आपको आने वाले समय में। द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज कीट्स बेस्ट नैरेटिव पोएम, और जो ये इनका वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज कीट्स बेस्ट नैरेटिव पोएम, इट इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश इन 1820। देख रहे हो दोनों चीज़ें सेम ही सेम हो रही हैं। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजास, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी हुई थी, याद रखना। द ईव ऑफ सेंट एग्नीज जो है वो स्पेंसरियन स्टेंजाज में लिखी थी, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज लिखा हो तो जो सेंट थे वो काफ़ी स्पेंसरियन बोलते थे, सेंट जो है वो काफ़ी क्या बोलते थे? काफ़ी स्पेंसरियन बोलते थे, तो समझ जाना कि स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी हुई थी पोएम। लामिया इट इज़ कीट्स नैरेटिव पोएम, लामिया भी इनकी नैरेटिव पोएम थी, ये इनका सारे वर्क है। इट इज़ रिटन इन 1819 एंड पब्लिश इन 1820, इट इज़ बेस्ड ऑन बर्टन्स। अब जो लामिया इनका वर्क है देखो ये किससे बेस्ड है? ये बर्टन के एक वर्क से बेस्ड है जिसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। इस वर्क से जो है अभी प्रेरित होके इस वर्क पे बेस्ड जो है इन्होंने ये वर्क लिखा है लामिया, जो कि इनकी नैरेटिव पोएम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कनेक्शन होते हैं किसी क्वेश्चन के तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लामिया इज़ अ सरपेंट वुमेन, लामिया क्या थी? एक सरपेंट वुमेन थी, आप ये समझ लीजिए कि एक नागिन थी, ठीक है, एक कैरेक्टर थी उसमें ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है ला ब्ले डैम सेंस मैरेसी इज कॉल्ड बैलेट। अब जो इनका वर्क है ला बेले डैम सेंस मैरेसी, ये एक बैलेट था। आप इसको कैसे याद करेंगे? ला बेले बैलेट, ला बेले बैलेट, ला बेले बैलेट। ओ सॉलिट्यूड क्या था बताओ? अभी मैंने आपको बताया था सॉलिट्यूड सोनेट, सॉलिट्यूड सोनेट, तो यहाँ पर बेले बैलेट, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। इट इज़ रिटन इन 1819 और 1820 में जो है ये पब्लिश हुआ था। द टाइटल इज़ फ्रॉम 15th सेंचुरी पोएम, और इसका टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया था? 15th सेंचुरी की के एक पोएट थे, यहाँ पर पोएम हो गया, यहाँ पोएट होना चाहिए था। एक पोएट थे जिनका नाम था एलन चार्टियर, और वो एक फ्रेंच पोएट थे, उनकी एक कविता से ही लिया गया था, ठीक है। तो जो एलन चार्टियर है उनकी, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, उनकी पोएम से लिया गया था ये टाइटल, ये आपको याद रखना है। द पोएम हैज़ 12 स्टैंजाज, इसमें टोटल 12 स्टैंजा थे और 4 लाइन ईच, 4 लाइनों की ये पोएम थी। और इसकी राइम स्कीम क्या थी? ला बेला डैम सेंस मैरेसी की इसकी राइम स्कीम थी ABCB, याद रखिएगा इसको। सारी चीज़ों को आपको बहुत ही खोल के पढ़ाया गया है, बताया गया है। ऑड टू इंडोलेंस, जो है वो कीट्स का एक ऑड है जो कि 1819 में लिखा हुआ है। ऑड टू साइकी जो है ऑड विच इज़ बेस्ड ऑन द लेजेंड्स ऑफ साइकी टोल्ड बाय एप्यूलियस इन द गोल्डन एस। तो ये कहानी पर बेस्ड है, एक साइकी की कहानी पर बेस्ड है, और वो कहानी किसने बोली थी? एपिलियस ने बोली थी। किस में? द गोल्डन एस में। यानी मैं आपको फिर से इसको समझा रहा हूँ, द गोल्डन एस में जो एक द गोल्डन एस एक स्टोरी है, ठीक है, उसमें एक साइकी नाम का एक लेजेंड है,
इससे बेस्ड जो स्टोरी है वो किसने लिखी थी, एपिलियस ने। तो एपिलियस की इस कहानी में जो ये लेजेंड कैरेक्टर है, मतलब ये जो इससे रिलेटेड साइकी से रिलेटेड स्टोरी है, वहाँ से ये जो है लिया गया, उससे बेस्ड ये वर्क लिखा हुआ है ऑड टू साइकी। और ये लिखा कब गया था, 1819 में, ठीक है। साइकी इज अ सिंबल ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन सोल थ्रू लव एंड सफरिंग। तो लव और सफरिंग के थ्रू कैसे ह्यूमंस की जो हार्ट है, जो सोल है, जो उनकी आत्मा है, वो प्योरिफिकेशन होता है, उसके सिंबल मान के जो है इस पोएम को लिखा हुआ है। तो सिंपली साइकी इज अ सिंबल, साइकी क्या एक सिंबल है प्योरिफिकेशन का। ऑड टू ऑटम इज कीट्स ऑड, ये भी एक ऑड है, 1819 में लिखा हुआ था। और इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बर्टन, एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, ये मैं आपको ये भी जो है इनके एनाटॉमी ऑफ मेलनकली से जो है बेस्ड था, इन्फ्लुएंस था, वहाँ से प्रभावित होकर लिखा गया था ऑड टू ऑटम। नेक्स्ट पॉइंट है आज का हमारा ऑड टू अ ग्रीशियन अर्न, जो कि कीट्स ने लिखा था, एक ऑड है, 1819 में लिखा गया था। ऑड टू नाइटिंगेल जो है ये भी कीट्स ने लिखा था, ये भी एक ऑड था जो कि 1819 में लिखा हुआ था। द ऑड इज पर्सनल, और ये जो ऑड टू नाइटिंगेल है ये ऑड कैसा था, पर्सनल था, ठीक है। कीट्स रॉट इट सून आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम, और जो ऑड टू नाइटिंगेल है ये इन्होंने कब लिखा था, अपने ब्रदर की मौत पे, ठीक है। और उनका नाम क्या था उनके ब्रदर का, टॉम। द वर्ड फॉरलोर्न रिमाइंड हिम ऑफ लॉनलीनेस, जो वर्ड इन्होंने इसमें फॉरलोर्न लिखा था वो लॉनलीनेस को सिग्निफाई करता है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर जो है वो कीट का एक सोनेट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चैपमैन्स होमर जो पहला वर्क हमने बताया था ये एक सोनेट था जॉन कीट्स का, जिसको आप इस तरह याद रखिएगा। इट इज़ रिटन आफ्टर द पैटर्न ऑफ पेट्राकन सोनेट, इसको पेट्राकन सोनेट की तरह लिखा गया था, ठीक है, इस पैटर्न में। ब्राइट स्टार इज कीट सोनेट, ब्राइट स्टार जो है ये भी इनका एक सोनेट है जो कि 1819 में लिखा गया था। दिस पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर कीट्स सेंशुअसनेस, और ये पोएम जो है काफ़ी रिमार्केबल थी क्योंकि इसमें कीट्स की जो सेंशुअसनेस है उसे जस्टिफाई किया था, एंड रोमांटिक पैशन को जो है इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। इट इज़ कंटेंट 3 क्वार्टेन ऑफ 4 लाइन एंड 1 कपलेट, इसमें 1 कपलेट लिखा हुआ है, 4 लाइन्स की पोएम है, क्वार्टेन में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको इसी तरह से पॉइंट्स याद रखने, बाद में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कपलेट्स वगैरह क्या होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द राइम स्कीम इज, तो जो ये वर्क है कौन सा वाला वर्क अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं, ब्राइट स्टार, इसका जो राइम स्कीम था होता ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये शेक्सपियरियन सोनेट्स का जो है राइम स्कीम है, तो यही वाली राइम स्कीम में लिखा हुआ है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कमेंट ज़रूर करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। पार्ट 2 और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स उसमें आपको शामिल मिलेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ करने में काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही थी, इस वजह से मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करें कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करते हुए, ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।